जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो आपका रहने वाला है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। इसके बाद दो वीडियो और लेके आएंगे हम, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। ठीक है ना, तो सभी को अच्छे से देखना है और इस वीडियो को खास करके ज़्यादा अच्छे से देखना है, क्योंकि चैप्टर जो स्टार्टिंग में समझ में आता है ना, वो बाद में समझ में नहीं आता। ठीक है ना, इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं इसमें रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर को समझने वाले हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की जा सकें, सारी नंबर इसमें होते हैं। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इनरैशनल संख्याएं, इनरैशनल नंबर्स। तो रैशनल एंड रैशनल संख्याओं का जो है ना यूनियन यानी कि सम होता है। इसमें रैशनल भी आते हैं और इनरैशनल भी आते हैं। ठीक है ना, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन आ नंबर लाइन। तो इनको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ये नंबर लाइन है। यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इधर आ गया -1, -2, -3, -4, हाँ बीच में 0 आ जाता है। तो इसको नंबर लाइन बोलते हैं अपन। और ऐसे मान के चलो मुझे लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है मुझे, 3.3/4 लिखना है, 3/2 लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ठीक है ना, इस तरीके से मुझे √3 लिखना है तो वो भी मैं इस पर लिख सकता हूँ। √5 लिखना है वो भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 9th क्लास में ये चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। उसके अलावा मैं इस पर पाई भी लिख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने 9th क्लास में समझी थी। ठीक है ना, तो इनको, ये सारी संख्याएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी, रियल नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये सारे नंबर रियल नंबर हो जाएंगे। इस तरह से हम इनको बोल सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो नेगेटिव हों या फिर पॉजिटिव हों, सारी संख्याएं इसके ऊपर आती हैं नंबर लाइन के, तो वो सारी संख्याएं जो क्या होती हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हमने समझ लिया। आगे हम इसमें कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि इसमें हमारे इस वाले चैप्टर में क्या क्या यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहले हम एक थ्योरम देखने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक की एक फंडामेंटल थ्योरम होती है, उसको देखने वाले हैं कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पे बोल रहे हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज आ प्रोडक्ट ऑफ वन एंड ओनली वन वे। मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होगा उसको हम फैक्टर में लिख सकते हैं, प्राइम संख्याओं के फैक्टर में लिख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने 66 लिया, तो इसको हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, उसके अलावा हम 11 से डिवाइड कर देंगे। तो अब जब इसका आप इंटू करेंगे वापस से तो 66 मिलेगा। तो इसी को बोला जाता है प्राइम फैक्टर। क्या बोला जाता है इसको, प्राइम फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम एक संख्या और भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ली 420 ली, तो इसको भी लिख सकते हैं। जैसे आपको इसको बड़ी संख्या है तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लो। ठीक है ना, जैसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना है तो 210 आएगा। उसके अलावा आप यहाँ फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9, और फिर 15 आ जाएगा 5 बार में। फिर अब आप कर सकते हैं 5 से 7 बार में, और 7 को डिवाइड कर सकते हैं 7 से 1 बार में। तो इसके फैक्टर क्या होगा, इसके फैक्टर आपके हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये प्राइम फैक्टर होते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब ये है कि इनको इससे छोटे फैक्टर में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है ना, इससे छोटे प्राइम फैक्टर में इसको हम नहीं तोड़ सकते, इसको हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये फंडामेंटल अरिथमेटिक होती है। इसका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं उसको समझते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ठीक है ना, तो इसका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए इसका यूज़ करने वाले हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल में क्या लिया था, 66 लिया था और 420 लिया था। तो इन दोनों का हमको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो देखो एचसीएफ तो बहुत ईजी होता है, एचसीएफ तो आप आराम से निकाल भी सकते हैं कि एचसीएफ में आपको कुछ नहीं करना, बस क्या लिखना है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा था और उसके अलावा 3 कॉमन आ रहा था। देखिए आप यहाँ पे बैक जाके देख भी सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन आ रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे जो 3 कॉमन आ रहा था। ठीक है ना, देखो ये वाला 2 कॉमन आ रहा था, ये फिर ये वाला 2 कॉमन हो गया, इसके अलावा ये 3 कॉमन हो गया। तो इसको हमने लिख दिया 2 इंटू 3। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया 6, और 6 इसका HCF हो गया। ठीक है, इसके अलावा एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो भी संख्याएं आई हैं उनको लिखेंगे। जैसे 2 आया था, उसके अलावा 2 आया था, उसके अलावा 3 आया था, उसके अलावा 5 आया था, फिर 7 आया था, उसके अलावा 11 आया था। और जब भी आप इनको
इनटू करेंगे तो ये मिलेगा आपको 4620, ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा 4620, ये आपको मिलने वाला है। तो ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ होगा। ये कॉमन फैक्टर से, प्राइम फैक्टर कॉमन जो होते हैं उनसे हमने सीखा, इसलिए इसको अरिथमेटिक की जो थ्योरम है फंडामेंटल वाली उसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ी, ठीक है ना। अगली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए रहने वाला है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो क्या होगा, जब भी आपके पास दो नंबर होंगे, दो संख्याएं होंगी और आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछ लिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको इस वाले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया है हमको कि जैसे हमारे पास एक नंबर है और उसके अलावा दूसरा नंबर है, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर का जब भी आप इंटू करेंगे तो आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ मिलेगा, ठीक है ना। जब भी पहली संख्या और दूसरी संख्या का आप इंटू करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ के N2 के बराबर आएगा। चाहे आप पहली संख्या दूसरी संख्या का इंटू कर लो, चाहे एचसीएफ और एलसीएम का इंटू कर लो, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमको यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि फर्स्ट संख्या क्या दी है, 66 दी है, सेकंड संख्या हमको 420 दी है और एचसीएफ हमको क्या दिया है, 6 दिया है, ठीक है ना। और एलसीएम हमसे पूछा है कि एलसीएम निकालिए। तो इस वाले फॉर्मूले में हम मान रखते हैं फर्स्ट संख्या हमारे पास है 66, उसके अलावा दूसरी संख्या हमारे पास है 420, उसके अलावा एलसीएम हमारे पास नहीं है, तो एलसीएम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। और एचसीएफ हमारे पास क्या है, 6 है, एचसीएफ हमारे पास क्या है, 6 है। अब देखो इस वाले 6 को इस तरफ लेके आइए तो अभी क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, 6 इंटू 420 अपॉन 6 और इक्वल में आपका एलसीएम चलेगा, ठीक है ना। जब भी आप 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1, ठीक है ना। और जब 11 का आप 420 में इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 4620, ठीक है ना। ये मैंने कैलकुलेशन वाली वीडियो में बता रखा है आपको कि अभी 11 से जब भी किसी संख्या को इंटू करते हैं तो किस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एलसीएम आ गया। इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल होने वाला है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और जो है थ्योरम हमको याद रखनी है, उसको देखते हैं हम। जैसे हमको यहाँ पे एक थ्योरम दे रखी है कि प्रूव करना है, आपको क्या करना है, प्रूव √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं, इररेशनल नंबर है। कौन सा है, इररेशनल नंबर है, तो इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टा लेके चलेंगे, कंट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। कंट्राडिक्शन क्या होगा कि हम इसको मान के चलेंगे कि ये रैशनल है, ठीक है ना। हमको बस इतना सॉल्व करना है कि ये रैशनल नहीं है। जब ये रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगी, इररेशनल संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा मानना पड़ेगा, इसको रैशनल मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख दूँ, हमने यहाँ पे एक लाइन लिख दी कि लेट्स अस, हमने मान लिया, अजूम कर लिया कि जो है ना कंट्रारी दैट √2 इज रैशनल, रैशनल है, √2 जो है वो रैशनल संख्या है। तो अगर ये रैशनल संख्या है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, √2 अगर रैशनल संख्या है तो ये a/b के बराबर आ जाएगी, a/b के इक्वल में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि a/b अपन ने बोला है ना कि रैशनल संख्याएं क्या होती हैं, वो वाली संख्याएं जो a/b के फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे a और b क्या है, तो a एंड b आर कोप्राइम, को है कोप्राइम है, ठीक है ना। कोप्राइम संख्याएं हैं, a और b क्या है, यहाँ पे कोप्राइम संख्याएं हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो जब भी आप इसका इंटू इसमें करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन √2 b इक्वल में a, दिख गया। अब इसके अलावा अपन को क्या करना है, इन दोनों साइड का, बोथ साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखो √2 का स्क्वायर होगा तो 2 मिलेगा, b का स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर मिलेगा और a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में हमको आ गई। कौन सी चीज़ समझ में आ रही है कि जो a इंटू बी है, a इंटू बी है वो क्या है कि फैक्टर हैं a स्क्वायर के, कि क्योंकि 2 इसके फैक्टर में आ रहा है तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हम लिख सकते हैं a स्क्वायर आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि a स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि a आर आल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी कि a स्क्वायर तो 2 से डिविजिबल है, साथ की ही साथ में जो b है, a है, वो भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। इसके से ये हमारा एक फर्स्ट कंक्लूजन निकल गया। क्या निकल गया, ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन निकल गया। इसके सेकंड पार्ट पे हम अगले पेज पे चलते हैं वाले। यहाँ तक नहीं ये समझ ली। इसके अलावा हम क्या एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि जो a है,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ए को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू 2c, मतलब कि ए का जो फैक्टर है एक तो 2 है, साथ ही साथ में क्या है, सी भी उसका एक फैक्टर है। और दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं आप बोथ साइड स्क्वायर करने पर, ठीक है ना। जब भी आप इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर मिल जाएगा, एक बार में आपको मिल जाएगा 2c का स्क्वायर, ठीक है ना। और ए स्क्वायर के बराबर क्या था, हमने यहाँ पे देख रखा था ना, ए स्क्वायर के बराबर में क्या था, ए स्क्वायर के बराबर में था 2b स्क्वायर, ठीक है ना, 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया 2b स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिख देंगे हम 4c स्क्वायर, और इस 2 से इस 4 को काट देंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि b स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे वही वाला कंक्लूजन फिर निकल के आएगा, कौन सा वाला, कि b स्क्वायर आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो b स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि b आल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी कि b जो है वो b भी जो है इससे डिविजिबल है। यानी कि हमने देख लिया कि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, पर हमने यहाँ स्टार्टिंग में एक चीज़ लिखी थी, आपको ध्यान होगा कि जो क्या है, a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। बट इसमें तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसमें तो कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, क्योंकि इसमें 2 भी आ रहा है और b भी आ रहा है, मतलब कि a में भी 2 आ रहा है और b में भी 2 आ रहा है, तो ये को प्राइम संख्याएं नहीं है। और ये हमारी गलत एजुमिनेशन की वजह से हुआ है, जो हमने गलत कॉन्ट्राडिक्शन ले लिया उसकी वजह से ये विरोधाभास हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे 2 लाइनें लिखेंगे और इस सवाल को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर, मतलब a एंड b में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 कॉमन फैक्टर है। इसलिए सो दिस कंट्राडिक्शन इज, इसलिए जो विरोधाभास कंट्राडिक्शन हुआ है, इज अज्यूम बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजुमिनेशन, ये हमारे गलत एज्यूम करने की वजह से हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे लिख रहे हैं हम, इसको आप लिख लेना, चूंकि √2 इज रैशनल, क्या है, रैशनल संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है, इसी तरह से फॉलो करना है, चाहे आपसे वो √5 पूछे, √3 पूछे, √5 पूछे, कुछ भी पूछे, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से सारे सवाल हमको सॉल्व करने हैं, हम एक्सरसाइज में बाकी और अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट दिया है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट और फर्स्ट पॉइंट सेकेंड और फर्स्ट पॉइंट थर्ड, शायद तीनों हैं या 2 हैं, तो इनको आप कर पाएंगे। और इस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लेना, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरीके से सारे चैप्टर हम आपको करवाएंगे और मस्त कॉन्सेप्ट के साथ करवाएंगे, ठीक है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।